इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होनी है और उसी में शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव आज सुबह ही दिल्ली आए थे और वो तस्वीर आपको अब तक याद हो गई होगी, जिसमें तेजस्वी यादव जो है उसी विमान में पटना से सफर करके दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें नीतीश कुमार मौजूद थे। तो अब अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं और इसी तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सबकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सबके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभिषेक बनर्जी भी अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं आ रही हैं, अपने भतीजे को भेजा है इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शिरकत करने के लिए। तो शाम 6 बजे मतलब करीब पौन घंटे का इंतजार बाकी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होगी। जैनेंद्र का रुख करते हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र, आज की इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद क्या ये मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन बाकायदा कैमरे पर आकर ये स्वीकार कर ले कि ये मैंडेट जो है उनको विपक्ष में बैठने के लिए ही जनता ने दिया है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जैसा हम बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि एनडीए को ये प्री इलेक्शन एक अलायंस है और इसको बहुमत मिला है। ऐसे में राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें न्योता भी दिया जाएगा सरकार गठन का। इस रियलिटी को, इस सच्चाई से अवगत है इंडिया अलायंस और इसी वजह से वेट एंड वॉच की रणनीति बना रहा है। पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है, आज की बैठक में उस पर चर्चा होगी, तस्वीर स्पष्ट की जाएगी और एक फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। फिलहाल जो जानकारी छन कर आ रही है कि जो वस्तु स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर शपथ लेंगे, कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है इंडिया गठबंधन और ये कह सकता है कि ठीक है हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आला सूत्र की कोशिश अंदर खाने जो है वो जारी रहेगी। भले ही सामने से ये कहा जाए कि सरकार मोदी बना रहे हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन अंदर खाने कोशिशें जो है वो जरूर जारी रहेगी और आज की बैठक में इसी बात को लेकर मंथन होना है और इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि औपचारिक तौर पर इंडिया अलायंस ये बात कहे कि हमारे पास फिलहाल आंकड़ा नहीं है और हम विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि अपनी तरफ से चंद्रबाबू नायडू को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के ऑफर तक पर मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। जी जैनेंद्र, एक सवाल है मेरा और वो सवाल ये कि अभी तक जो खबरें आ रही थी जैनेंद्र, उसमें ये सुनने के लिए मिल रहा था कि साहब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि जो एनडीए के साथी हैं उन्हें किसी तरीके से अपने पाले में लिया जाए। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में भीतर इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं एक डर होगा कि हमारे घर में ही सेंधमारी ना हो जाए, कुछ हमारे इंडिया गठबंधन के साथी पाला बदल कर एनडीए में ना चले जाए? बिल्कुल, ये संभावना तो है ही और ऐसे में नजरें उद्धव ठाकरे पर भी रहेंगी कि क्या उद्धव ठाकरे अपना कुछ मन बदलते हैं। लेकिन देखिए, अगर नीतीश कुमार मन बदल सकते हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एक ऐसे घटक इंडिया अलायंस में जो पहले सहयोगी रहे हैं, बीजेपी के वैचारिक समानता है और राजनीतिक परिस्थिति बनती है तो हो सकता है कि वो दूसरी तरफ जाए। संभावनाएं सबके लिए खुली हुई हैं। डीएमके की तरफ से कल हमारे एक सहयोगी ने बीजेपी के एक नेता से बात की थी, उन्होंने तो डीएमके के लिए भी दरवाजा खुला रखा था। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। फिलहाल आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है, वो सहजता से सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर टीडीपी और नीतीश कुमार छिटकते हैं तो मौका इंडिया अलायंस के लिए भी है। इसीलिए इंडिया अलायंस ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन वो सच्चाई से वो अवगत है, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे। और ये तो सच है कि दूसरे के कुनबे में कहते हैं ना कि सत्ता जो है वो चुंबक वाला काम करती है, पावर अट्रैक्ट्स। ऐसे में खतरा तो बड़ा इंडिया गठबंधन के भीतर भी है कि कहीं साथी छोड़कर एनडीए में ना चले जाएं। ये तो हमेशा होता रहा है और जो एनडीए में जो लोग हैं वो कांग्रेस गठबंधन में रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन वाले लोग एनडीए में जाते रहे हैं। लेकिन असली बात यही है कि अभी तक पिछले 10 सालों में बीजेपी की एक मजबूत स्थिति थी, अपने बलबूते पर सरकार थी, वो डाइल्यूट हुई है इस नतीजे के बाद। ये मैंडेट जो है वो ये बता रहा है, तो इसलिए जो एनडीए में शामिल लोग हैं वो अपना मैक्सिमम फ्लैश हासिल करना चाहते हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं और इस तरह से मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे दूसरी तरफ भी खुले हुए। नहीं तो 10 साल का पिछला जो अनुभव बीजेपी का रहा है अपने दम पर सरकार चलाने का, क्या उसकी वजह से अब मुश्किल आएगी गठबंधन सरकार चलाने में? नहीं, मुझे लगता है कि दो अलग अलग मोड है। अभी तक जो स्ट्रॉन्ग मोड में सरकार चलाती रही है, अब उसको थोड़ा सा अपना मोड बदलना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा। और ये समाहार और नरेंद्र मोदी की ट्रेनिंग संघ की है, संघ इसमें बहुत दक्ष होता है कि कैसे समाहार करना है, कैसे मिलाना है, कैसे वो करना है निगोशिएशंस में। तो मुझे लगता है अब निगोशिएशंस का समय है और सबका कोई परिवार को इकट्ठा करना
कुल को बचा के रखना, एक एक जोड़ते जाना, किसी को अलग नहीं होने देना, साथ साथ दूसरे जो कर रहे हैं उसको काउंटर भी करना, क्योंकि इंडिया का गठबंधन इनको तोड़ना चाहेगी, उसको कैसे काउंटर करना है। और दूसरी समस्या और अपना कुनबा कैसे बढ़ाना है, और वो कुनबा तभी बढ़ेगा जब इंडिया गठबंधन के जो कुछ दल हैं वो अपने साथ ले लिए जाए। देखिए, सिर्फ 32 सांसद जो हैं वो कम है, 240 है। तो ये जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनको भी पता है कि 32 का आंकड़ा तो बहुत आसानी से आ सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन से भी आ सकता है, वो आंकड़ा आपके जो निर्दलीय जीते हुए अन्य वहाँ से भी आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंडिया गठबंधन से बाहर और अंदर, जैसे ममता बनर्जी, अभी वो इंडिया गठबंधन में हम गिन रहे लेकिन वो है नहीं। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साझेदार रह चुकी हैं। शरद पवार जी एनडीए के साथ आने में इसलिए बहुत होपफुली रहेंगे क्योंकि पहला कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र का, तो उन्होंने कहा था कि हम भाजपा को बिना सर समर्थन देंगे, यानी अपनी इच्छा प्रकट किए थे, और आज उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बेटी को राजनीति में स्थापित करने का। तो वो एनडीए गठबंधन में आने से भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा ठौर उनको अपनी बेटी के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल। और अगर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की बात की जाए तो भाई वो तो बीजेपी के सबसे पुराने और नेशनल राय रहे हैं, उनको तो साथ लाने में ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए, एनडीए जो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि 300 पार का आंकड़ा कहीं से दिखाया जाए, ताकि जो साइकोलॉजिकल वॉर है उसमें कहीं ना कहीं 300 पार दिखाया जाए। तो उद्धव ठाकरे आएंगे तो 9 सीटें, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां बहुत हैं। पहले तो अपनी पार्टी को वापस लाना, एकनाथ शिंदे का क्या होगा, अभी देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऑफर दे दिया, यानी महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ खेला होना बाकी है। कुछ दिन का इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र में चूंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 या 3 महीने बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में खेला अगले 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, क्योंकि यदि जल्दी आएंगे तो जो सिंपैथी उनको मिली है उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में नुकसान कर जाए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं संदीप जी। मुझे लगता है जरा महाराष्ट्र का हम रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्रांट से वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में वो बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 24 चुनाव, देश का चुनाव तो खत्म, लेकिन महाराष्ट्र के लिए अभी चुनावी मोड से बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। अभी कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर ये जो 24 चुनाव के बाद देश की सरकार बनेगी, इसके समीकरणों में महाराष्ट्र को किस रूप में आप देख रहे हैं वैभव? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय पे भाजपा और उद्धव ठाकरे की एक साथ युति करके लड़ाई लड़े थे। उसमें उसके बाद सीएम पद ना देने पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे और ठाकरे पवार और कांग्रेस के साथ जाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई थी। देखिए, ये गुस्सा भाजपा का था उद्धव ठाकरे के ऊपर, और उद्धव ठाकरे को एक सीख सिखाने के लिए एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के थे, उनको ही अपने पार्टी में ले लिया। उनका एक अलग से शिवसेना गठ तैयार किया, अजित पवार को शरद पवार से दूर कर दिया और फिर एक बार महायुति की सरकार बनाई सिर्फ 2.5 साल में। यानी देखा जाए तो 2019 के बाद महाराष्ट्र ने 3 सरकारें देखी है। एक पहली देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ विधि की थी, दूसरी बार उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए पवार जी के साथ, अब तीसरी बार बन गए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी हार तो स्वीकार कर ली है और ये भी कहा है कि मुझे डेप्यूटी सीएम से तुरंत यहाँ से मुक्त किया जाए ताकि मैं विधानसभा के लिए आगे बढ़ सकूं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अब एनडीए सरकार है वो महाराष्ट्र में मजबूत बन गई है। 2019 की बात बताऊंगा, 2019 में कांग्रेस की सिर्फ एक जगह पर जीत के आए थे, बालू धानोरकर, जो चंद्रपुर से थे। अब उनकी पत्नी जीत के आई है और उसके साथ उसने 12 सीटें भी जीताई है। यानी भाजपा का स्कोर है करीबन 10 और कांग्रेस बढ़ गई है 13 पर, और साथ उनके कौन दे रहा है तो शरद पवार, जिन्होंने 10 में से 7 सीटें जीती है। इस बार के 24 चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर तो चुनावी राजनीति में सबसे बड़े बाजीगर के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है और बीजेपी जो है वो सिंगल डिजिट में इस बार 48 लोकसभा सीटों में महाराष्ट्र की सिमट गई है। बस जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।